आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड के लिहाज से किस तरह से हम उसको पढ़ा जाए, उसमें से कितने चैप्टर आएंगे, पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा, किस चैप्टर पे ज़्यादा जोर देना है। उसके लिए पहले हम लोग एनालाइज करते हैं कि यूपी बोर्ड ने सिलेबस क्या जारी किया है। यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट UPMSP पर ये सिलेबस है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको समझ सकते हैं। उससे पहले हम समझते हैं क्या क्या है। बाकी परीक्षाओं की तरह इसमें भी टोटल मार्क्स जो हैं 100 नंबर के हैं। टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर है, जिसमें हमारा थियरी जो है वो 70 मार्क्स का है एंड हमारा प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है जो कि आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से या फिर जो विद्यालय है वहाँ से मिलेगा, और 70 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में मेहनत करना होगा। हम फोकस इसी पर करेंगे कि 70 नंबर को पाने के लिए हमें चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, किस भाग में कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ने के लिए। सामाजिक विज्ञान के लेवल पे 10th के लेवल पे सामाजिक विज्ञान जो है ये मुख्यतः 4 विषयों से बना हुआ है। पहला होता है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र बोलते हैं। इसका किताब का नाम जो कुछ किताब में कुछ और है, जो किताब का नाम है वो अलग है, राजनीति विज्ञान। और लास्ट अर्थशास्त्र। अब जो बात है इसमें कि इतिहास से हमारा 20 नंबर का सवाल आता है, भूगोल के 20 नंबर सवाल आता है, और राजनीति विज्ञान से भी 15 नंबर सवाल आता है, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से ही 15 नंबर सवाल आता है। तो 20 20 40 30 70, तो ये टोटल मिला के 70 नंबर का हमारा हो गया। तो हम इसे देख सकते हैं कि किस तरह से हमको इस चैप्टर को पढ़ना होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इतिहास 20 नंबर का आएगा, भूगोल 20 नंबर का आएगा, राजनीतिक शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस जो है 15 नंबर का, और अर्थशास्त्र जो है 15 नंबर का। हम बारी बारी इन चैप्टर इस जो सब्जेक्ट्स हैं इनके चैप्टर को एनालाइज करेंगे कि उसमें कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर से कितना वेटेज है, कितना वो नंबर कैरी करता है। हर सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर कितना नंबर कैरी करता है, उसमें किस में ज़्यादा पढ़ना होता है, किस में कम पढ़ना होता है। देखिए, हर पढ़ाई का एक मकसद होता है। तो 10th की पढ़ाई का मकसद जो है ज्ञान अर्जन के साथ साथ एक और मकसद है जो कि हमारा सिंपल मकसद है, वो है परीक्षा में अंक कैसे प्राप्त करें। तो परीक्षा में जो अंक मिलते हैं वो आपके जैसे कि जितने जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, जितने चैप्टर वेटेज कैरी करता है उस अनुसार पढ़ना होता है। जो चैप्टर ज़्यादा नंबर कैरी कर रहा है उसको ज़्यादा पढ़ना है, जो कम कैरी कर रहा है उसको कम पढ़ना है। तो हम लोग पहले इतिहास में देखते हैं, इतिहास में क्या क्या कितने चैप्टर्स हैं, कितने सवाल आएंगे। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में जो यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है उसमें बस हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आप जानते हैं पहले ही इतिहास में 20 नंबर सवाल आएगा। अच्छी बात क्या है, 20 नंबर में जो 5 नंबर है वो आपका मानचित्र का है। आपको मैप को स्टडी करना है। कुछ एक मैप दिया रहेगा और कुछ प्लेस के नाम दिए रहेंगे, उस प्लेस को आपको लिखना है, वो मानचित्र वर्क हो गया। और 15 नंबर आपका जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से पूछा जाएगा। तो इसको आप बांट सकते हैं 15 और 5, 15 और 5 को आप बांट सकते हैं, मतलब 20 को आप 15 और 5 से बांट सकते हैं। तो कुछ समय के लिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं इस फैक्ट को। बाकी आप इतने माइंड रखिए, इसको हम लोग जो 20 नंबर हैं इसको 15 और 5 के अनुसार बांटेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो इतिहास का चैप्टर 1 जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में इसका है नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर हो गया। ये चैप्टर जो है 4 नंबर कैरी करता है, इससे 4 नंबर का सवाल आता है। इसके बाद की वीडियो हम बताएंगे कि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, पर अब तक पिछले 8-9 सालों का जो पेपर मैंने एनालाइज किया है मेरे आधार पे, मेरा मानना है उसके आधार पे
3 से 4 सवाल अगर आप पढ़ जाते हैं तो आप 100% इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मतलब 4 का 4 नंबर सवाल जो आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बस 3 से 4 सवाल को आप पढ़ के जाएंगे। तो दूसरा जो है चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। और थर्ड चैप्टर जो है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये राइटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और 10th 12th पे माना जाता है कि जो बोला जा रहा है आप उसको समझ पाएंगे, तो इसीलिए मैं उसको बहुत साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ। इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद ये सेम 4 नंबर कैरी करता है, और जो लास्ट पोर्शन हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 7 नंबर कैरी करता है। और हमने बोला था मैप भी है, तो जो मैप है वो आता है 5 नंबर का। तो आप देख लीजिए 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 नंबर इतिहास का हो गया। जैसे 15 नंबर जो है आपका चैप्टर से आएगा, लाइक 4 4 और 7, 4 4 7 11 और 4 15 और 5 का मैप हो गया। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मैप में किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए। बोर्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर दिया है। मैप में भी आपको क्या पढ़ना है, मैप में किन जगहों का आपको नाम याद करना है, किन जगहों के बारे में आपको जानना है, बस इतना जान लीजिए, आप 5 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसमें आई थिंक मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इतिहास में 3 चैप्टर सिलेबस में पढ़ने हैं। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें चैप्टर 1 4 नंबर कैरी करता है, चैप्टर 2 4 नंबर कैरी करता है, एंड चैप्टर 3 7 नंबर कैरी करता है। और इसका लास्ट पोर्शन जो मैप पोर्शन है वो 5 नंबर को कैरी करता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल के बारे में देखते हैं। चलिए, तो अब हम भूगोल के बारे में देखते हैं कि भूगोल से कितने चैप्टर्स आएंगे। भूगोल भी 20 नंबर का आएगा, जिसमें 15 नंबर आपके सवाल के फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएंगे, और 5 नंबर जो आपका मैप आएगा, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो भूगोल में वैसे आपकी किताब में जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। इन सेंस ये नहीं बोल सकते पूरा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ पढ़ना है। तो उस 3 चैप्टर में से एक चैप्टर जो है विनिर्माण उद्योग, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और बाकी जो 2 चैप्टर हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, वो है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य संसाधन, दूसरा जल संसाधन। ये 2 चैप्टर जो हैं, जल संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन, ये 2 चैप्टर आपको सिर्फ मैप के पर्पज से पढ़ना है, आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है। जो मैप के पर्पज है जो हम बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के लिए ये 4 चैप्टर पढ़ना होगा। 4 चैप्टर कौन से हैं जो सामने लिखे हुए हैं। पहला संसाधन एवं विकास, जो कि दूसरा कृषि, ये दोनों मिलाकर 9 नंबर का वेटेज लेके चलते हैं, ठीक है। और चैप्टर 3 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये दोनों मिला के 6 नंबर का वेट कैरी करते हैं। तो देखा जाए तो ये चैप्टर अगर हम सिंपली बांट दें तो ये 4.5 और ये 4.5 नंबर ले चल रहा है, ये 3 और 3। तो इस लिहाज से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है इस पे हमको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, और इसके क्लास लंबे होते भी हैं इन चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत जटिल और लंबे हैं, लेंदी हैं। कृषि के बारे में पढ़ने के लिए हमको थोड़ा और ज़्यादा समय चाहिए। और बच गया ये मैप, 5 नंबर का मैप। तो देखिए 9 6 15 और 5 20 नंबर हो गया हमारा। इसको 15 5 हम बांट दिए थे। अब मैप में जो है हमको क्या क्या पढ़ना है इसकी हम डिस्कस करेंगे अभी, कि इतिहास के मैप में क्या पढ़ना है, भूगोल के मैप में क्या पढ़ना है। तो इतिहास भूगोल हो गया। अब हम आगे देखते हैं राजनीतिक विज्ञान। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो पोर्शन है उसमें कितने नंबर के सवाल आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसमें भी 15 नंबर के सवाल आते हैं। इसमें कोई मैप का वर्क नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। वही क्वेश्चंस 1 मार्क के, जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। दूसरे सवाल 3 नंबर वाले, और लास्ट में 6 नंबर वाले। तो इसमें हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। और पहला कौन सा, सत्ता की साझेदारी। दूसरा संघवाद।
तो सत्ता की साझेदारी और संघवाद दोनों मिलकर, तीनों, जाति धर्म और लैंगिक मसले। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, तीसरा जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, ये तीनों मिलकर 9 नंबर कैरी करते हैं। पर जब जैसे कि पेपर मैंने एनालाइज किया है बहुत सालों से, इस चैप्टर के सवाल बहुत कम रहते हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ नेग्लेक्ट रहते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत कम सवाल रहते हैं। मेनली फोकस इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार बस इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 9 नंबर का सवाल आ जाता है। तो आपको वेटेज के अनुसार इस चैप्टर को और इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जितना हो सके उतना इन दोनों को पढ़ना है। और लास्ट जो है लोकतंत्र के परिणाम, जो कि आप क्लास 9 में कुछ पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे है, ये पढ़ना था आपको। इस चैप्टर से मैक्स कभी कभी क्या होता है 3 नंबर के 2 सवाल आते हैं, पर मैक्सिमम ये देखा गया मैक्सिमम टाइम में कि 6 नंबर का एक ही सवाल आ गया है, क्योंकि इसका वेटेज भी 6 नंबर ही है, 6 से अधिक नंबर इसमें आएगा नहीं। तो 6 नंबर का सिर्फ एक सवाल आता है। वो सवाल क्या है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। अगर आप ये सवाल याद करते हैं तो बहुत चांस रहता है, क्योंकि पिछले 8-9 सालों के ऊपर में लगातार ये क्वेश्चंस आया है। आप पिछले साल मतलब 2012 से पेपर को देख सकते हैं, ये सवाल उसमें जरूर रहता है और 6 नंबर का ही रहता है, असली बात तो ये है। और 3 नंबर का अगर रहता है तो उसको आप कम लिख सकते हैं। इस चैप्टर में बस एक सवाल बन पाता है, लोकतंत्र के परिणाम में बस एक क्वेश्चन बन पाता है। तो इसमें ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैरी करता है 15 नंबर। 15 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे है, वो 4 चैप्टर्स में है। 4 में से 3 जो चैप्टर है वो 9 नंबर कैरी करते हैं और अंतिम वाला चैप्टर जो है 6 नंबर कैरी करता है। तो आप लोगों को लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसमें से एक सवाल अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। इसमें से और कुछ पढ़ना है, आगे आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पर मुझसे पूछेंगे तो मैं इन दोनों चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये दोनों चैप्टर जो है ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र में क्या आता है। अर्थशास्त्र भी 15 नंबर कैरी करता है। 15 नंबर में वो 4 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जो एनसीईआरटी में आपके 5 चैप्टर्स होंगे, लेकिन इसमें से एक चैप्टर को हटाया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, मुद्रा एवं साख। उसको यूपी बोर्ड ने हटाया है और वो उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस तरह से बस हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला विकास, दूसरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीसरा वैश्वीकरण, चौथा उपभोक्ता के अधिकार, यहाँ पे हो गया उपभोक्ता अधिकार, ठीक है। तो विकास और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ये दोनों 9 नंबर कैरी करते हैं, तो हम इक्वल बांट सकते हैं 4.5 ये 4.5 ये। वैश्वीकरण और उपभोक्ता के अधिकार ये दोनों चैप्टर मिलकर 6 नंबर कैरी करते हैं, 9, 6, 15। तो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में क्या है कि आपको कुछ थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है इन कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स में। से आपको जैसे आप देख चुके हैं, इतिहास में 20 नंबर है, भूगोल में 20 नंबर है, तो आपको कहीं ना कहीं इतिहास ज़्यादा पढ़ना होगा, भूगोल ज़्यादा पढ़ना होगा, और आप राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे डिवीजन हुआ 4 सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों का। 4 विषय में जो चैप्टर्स हैं वो कितने वेटेज कैरी करते हैं, तो हमको कितना अधिक या कम पढ़ना पड़ेगा। अब जो हमने लास्ट में बताया था इसके मैप्स, कि इतिहास के मैप जो 5 नंबर का आएगा और भूगोल का मैप जो 5 नंबर का आएगा। मैप में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैप तो जैसे कि किताब में बहुत सारी जगह का नाम दिया गया है, बहुत सारे ईयर दिया गया है, तो हमें पढ़ना मेनली क्या पढ़ना है, तो यूबोर्ड ने बहुत ही आसान तरीके से उसको बांट दिया है, आपको उतना ही पढ़ना है और उसके अंदर ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम लोग अब मैप की तरफ देखते हैं। तो हम लोग मैप वाला देखते हैं। मैप पे पहले इतिहास देख लेते हैं, जो कि 5 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने हैं, वो भी सिर्फ कितने 4, बस 4 अधिवेशन पढ़ने हैं आपको, और कुछ सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं, और भी कितने 5-6 हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अगर इन जगहों का नाम याद कर लेते हैं तो आप मैप में 5 का 5 करके आएंगे। पहला कौन सा, कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन, 1920 के सितंबर का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, कोलकाता में। दूसरा 1920 के दिसंबर का अधिवेशन। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, क्या होता है, आ जाता है 1920 का अधिवेशन सितंबर का, तो बच्चे दिसंबर वाला मार देते हैं, दिसंबर वाला नागपुर में हुआ था।
तो बच्चे इसको भूल जाते हैं कहाँ पे हुआ था। ये नागपुर में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। और दिसंबर वाला कोलकाता में, दिसंबर वाला नागपुर में। कभी कभार क्या होता है, बोर्ड जो है बदल देता है 1920 का अधिवेशन। तो आप बताइए 1920 में तो दो अधिवेशन हुए हैं, आप दोनों में से कौन सा लिखेंगे? तो ये माना जाता है कि सितंबर वाला पहले हुआ है, इसलिए हम लोग को कोलकाता वाला लिख देते हैं। पर कब? जब वहाँ पे सितंबर दिसंबर ना दिया हो तब ये करना है। अगर दिया हो तो आपको याद रखना है दिसंबर नागपुर में, सितंबर कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन जो है 1927 का अधिवेशन है, जो कि मद्रास में हुआ था। मद्रास मतलब वर्तमान समय का चेन्नई। और चौथा अधिवेशन जो है वो हुआ था लाहौर, 1929 का अधिवेशन, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पर हम पढ़े क्या हुआ था इसमें, जो कि बहुत ही फेमस अधिवेशन है। और ये हुआ था लाहौर में, जो कि आज पाकिस्तान में है। पर हमको मैप में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैप में वो मैप उतना जगह रहता है कि हम पाकिस्तान के उस हिस्से को दिखा पाएँ, पाकिस्तान के। और हमको सत्याग्रह पढ़ना है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ सत्याग्रह। जैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, इसका लोकेशन याद रखना है। अब इसमें आपको नाम तो याद रखना ही है, साथ में मैप में इन लोगों की स्थिति, लोकेशन कहाँ पे है ये भी याद रखना है। थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, पर आपको एग्जैक्ट याद ना हो, पर कुछ तो याद रहे कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि सेंट्रल में, इतना याद होना चाहिए। अगला सत्याग्रह में हम चंपारण याद करेंगे, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह हो गया। इसके बाद डांडी हम याद करेंगे, जो डांडी जगह है गुजरात में, इसको याद करना है हमको। फिर चौरी चौरा कांड जहाँ हुआ था, चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, चौरी चौरा ये आपको याद करना है। और आपको एक जगह और याद करना है, अमृतसर पंजाब, यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इन 6 जगहों का नाम याद कर लीजिए आप, 6, और इन 4 जगहों का नाम 4। आप अगर 10 जगहों का नाम याद करके मैप में उनकी स्थिति याद कर लेंगे तो आपको एकदम 5 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा, 5 के 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको प्री डिसाइडेड है। लेकिन आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको सीमित पढ़ना है, बस ये 4 और ये 6 जगह आपको पढ़ना है। अब हम भूगोल का देखते हैं। अब हमको भूगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। भूगोल मैप में क्या आएगा, ये कोई बड़ा नहीं है, बस ये भी 5 नंबर का आता है। इसमें आपको मुख्यतः 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो कंपोनेंट है मैं लिख रखा हूँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेबस में है कि नहीं है, सिलेबस में दिया तो नहीं है, पर मे भी आ सकता है कि उस साल दिया नहीं था, पर सिलेबस में क्वेश्चन आए थे इसके। पर अभी जो दिया है उसका बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हमको पढ़ना है कि भारत में जो कुछ बांध हैं, बांध की स्थिति कहाँ पर है, वो बांध कहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल में भाखड़ा नांगा डैम कहाँ पे है, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे, तो आपको वहाँ मार्क करना है। तो ऐसे आपको बस 8 बांध याद करने हैं, ऐसा नहीं कि पूरे भारत के बांध याद करने हैं, 8 बांध याद करने हैं। और आपको उनकी नदी के नाम भी याद नहीं करने हैं, बस ये याद करना है कि वो बांध किस राज्य में है, किस राज्य के किस जगह पे है, सेंटर में, नॉर्थ में, वेस्ट में है, बस याद कर लीजिए, वहाँ पे बांध कर देना है। और ये कितना, सिर्फ 8 बांध। 8 बांध के नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ पर बता दे रहा हूँ कि 8 बांध कौन कौन से 8 बांध हैं। पहला सलाल डैम, दूसरा भाखड़ा नंगल, तीसरा टेहरी, चौथा राणा प्रताप सागर, पांचवा सरदार सरोवर, छठा हीराकुंड, सातवां नागार्जुन सागर और 8वां तुंगभद्रा डैम। ये 8 डैम है। मैं जो सिलेबस है अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल स्टडी खुद ये वीडियो देखने के बाद, या वीडियो बिन देखे ही आप इसको खुद से अगर एनालाइज कर पाते हैं तो करिएगा। आसान भाषा में सिलेबस को यूपी एमएसपी ने बहुत आसान तरीके से बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चाहे तो इसको आप यूपी एमएसपी की वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो बस आपको 8 डैम पढ़ने हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है। उस तरह से कृषि उत्पाद में कौन से कृषि उत्पाद, जैसे कि गेहूँ, ऐसे नहीं है गेहूँ कहाँ पे होता है, गेहूँ तो भारत के बहुत राज्यों में होता है, पर प्रमुख कृषि उत्पाद राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है वहाँ पर ये देखना है। सबसे ज़्यादा चावल जहाँ पे होता है, ये आपको उस एरिया को शेड करना है। जैसे कि अगर ऐसे बना रहेगा, अब इंडिया का मैप में आ जाएगा कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप किसी एक पॉइंट पे मार्क नहीं कर सकते हैं। तो आपको पूरा इस एरिया को ऐसे घेर के जो भी सिंबल रहेगा प्लस या क्रॉस का,
मान लीजिए प्लस कराएगा तो हमें पूरे एरिया में प्लस कर देंगे। ये भूगोल में ऐसे करना है। तो ऐसे कुछ फसल, ऐसे सब फसल नहीं, कुछ फसल। कौन से फसल है मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो चावल और गेहूँ। चावल आएगा तो पश्चिम बंगाल, गेहूँ आएगा तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये एरिया जो है। और जो उसके बाद आते हैं गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और जूट। बस कितने? गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट 5, और गेहूँ, चावल 7 फसल। 7 फसल 8 डैम। अब बस ये याद करना है कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये तीसरा ऑप्शन मैंने छोड़ रखा है, ये था कि जो बिजली पैदा होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट, दूसरा जो है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से। आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर इसके संयंत्र लगे हुए हैं। जैसे तापीय के साथ 3 हैं, अभी इसके नाम में दिए गए हैं, पर जब इस चैप्टर को हम कवर करेंगे अपने डिटेल स्टडीज में तब बताएंगे आपको कि आपको कौन सी याद करना है। और नाभिकीय में आपको 3 बस याद करने हैं, तो 3 3 6 जगह याद कर लीजिए, हो जाएगा। ये आपका भी ऑप्शनल है, इसमें अभी डाउट है, पर हम अपने सेफ साइड के लिए इसको याद करते हुए चलेंगे। हम अपना नंबर क्यों लॉस करेंगे, हम इसको इस नंबर को पढ़ेंगे। तो 8 बांध, 7 फसल, 15 और 15 6 21 जगह का नाम भूगोल में याद कर लेंगे, और नहीं तो हम 15 तैयारी कर लेंगे तो भूगोल हो जाएगा। 15 और 10 25 जगह का नाम याद कर लेंगे हम, 10 का 10 नंबर आराम से सिक्योर कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये आता है कि हम चैप्टर डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, पर कोई परीक्षा जो होता है और ज्ञान अलग होता है। ज्ञान अर्जन जो होता है सिस्टमेटिक नहीं होता, आप उस ज्ञान को अर्जन करते रहिए, पर हम परीक्षा देते हैं। परीक्षा में क्या होता है, आपका जो रणनीति है उसको देखा जाता है कि आपने रणनीति कैसे बनाया, पढ़ने के लिए रणनीति क्या बनाया है। तो सिलेबस इसलिए आता है कि आप परीक्षा को करने के लिए सिलेबस को एक रणनीति बनाइए, रणनीति बना के सिलेबस को स्टडी करिए। जिस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है उसमें ज़्यादा पढ़िए, इसमें कम पढ़ना है कम पढ़िए। एग्जाम के समय में उसको कंसाइज तरीके से पढ़िए और आगे पढ़ते रहिए, और एग्जाम में टॉप करिए। बाकी स्टार अकेडमी महालपार आपके साथ है, उसके साथ आपके आगे के वीडियोस हम आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बनाकर 4 विषय के प्लेलिस्ट बनाकर डाल देंगे, और चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर के लिए हम इतिहास के लिए अलग टीचर हैं, भूगोल के लिए मेरे 2 टीचर, हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे और आपको आराम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। आप डिटेल में ना पढ़ें, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।